कि प्रोडक्शन कॉस्ट किसका पार्ट बनेगी, सीजीएस का। याद आ रहा है कुछ? कैसे पार्ट बनेगी वो मैंने कंप्लीट फ्लो चार्ट आपसे डिस्कस किया हुआ है। अच्छा भाई, और उसमें मैंने मजीद आखिर में एक पॉइंट जरूर लिखा होगा। मैंने कहा ये प्रोडक्शन कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्ट जितने कंपोनेंट होते हैं उनकी एक्चुअल फिगर जो है वो सीजीएस में जाती है, बात हुई थी। और शाबाश, और एफओएच जो सीजीएस का पार्ट बनेगी, जब भी आपने एफओएच को ट्रीट करना होगा, टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा, वो हमेशा कौन सी कॉस्ट होगी, एब्जॉर्ब कॉस्ट। याद आ रही बातें? आगे बढ़िए, एब्जॉर्ब कॉस्ट कैलकुलेट करना भी सीख चुके। अब एक्चुअल एक्टिविटी कौन सी लेनी है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि OAR किस पे बेस कर है। OAR अगर पर आर है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कहाँ हैं, ये हैं, ठीक है। और अगर OAR पर यूनिट बेस हुआ तो नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितने हैं, 10,000। अगर OAR पर बैच हुआ तो नंबर ऑफ बैचेस। तो एक्चुअल एक्टिविटी आपने कौन सी लेनी है कि डिपेंड आपका OAR किसकी बेस पे कैलकुलेट हो चुका। अगर OAR यूनिट की बेस पे हो तो एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई, OAR आवर्स की बेस पे हो तो एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई, OAR बैचेस की बेस पे हो तो नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई। अभी देखते हैं वो क्या कहते हैं हमें। QPL वर्क्स अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। अच्छा वो आइए सच, एफओएच की इंफॉर्मेशन ये ऊपर दी हुई है, जरा पॉइंट नंबर 1 पे आइए। ओवरहेड्स एट नॉर्मल रेट 200 आवर्स 30,000। ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या बता रही है कि इस क्वेश्चन में आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो लेबर आवर्स पे बेस कर रहे हैं। अब मैंने एब्जॉर्ब एफओएच के लिए लेबर आवर्स चाहिए, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड विद द इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व। और क्या चाहिए, रेट। वो रेट फिर हिडन है, कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे मटेरियल का रेट फाइंड आउट किया, जैसे लेबर का रेट फाइंड आउट। यस, आप क्या करोगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 200 क्या रेट है, 150 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 49.7 की एफओएच कॉस्ट आएगी। यस, तो जब आपके पास कॉस्ट के सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, समझे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जस्ट एंड में क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच। आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया मैं क्या कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ती जा रही हूँ, वर्किंग करती जा रही हूँ, और एंड में मैंने क्या करना है, एक समरी बनानी है, इन सबको ऐड कर दें। सॉल्यूशन पैटर्न आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा। आखिरी पॉइंट सॉल्व करते हैं रिक्वायरमेंट में। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमें पहले पढ़नी चाहिए थी। रिक्वायरमेंट में क्या कहता है, कैलकुलेट द प्राइस दैट QPL शुड quote, yes, in order to earn a margin of 25% of sale price। जब भी क्वेश्चन में बेटे वो आपसे सेल प्राइस रिक्वायर करे, सेल प्राइस किस पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कहाँ से आएगी, ये आपने कैलकुलेट की, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच, या इसके अलावा कोई भी कॉस्ट गिवन होगी, कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब उसमें आपने प्रॉफिट का या मार्कअप या मार्जिन जो भी गिवन है वो आपने ऐड करना, आपके पास क्या आएगी, सेल प्राइस। टेल मी द डिफरेंस ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन। मार्कअप भी प्रॉफिट है बट बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, मार्जिन भी प्रॉफिट है बट बेस्ड ऑन सेल प्राइस। शाबाश, कहानी समझ में आई। सिर्फ आखिरी पॉइंट रह गया टू बी डिस्कस, फिर बेटा नोट कीजिएगा, बल्कि इसको मुझे पाइल अप करके दिखाइएगा। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, QPL works a single shift of 8 hours per day. For the above order, QPL can spare 8,000 direct labor hours. Overtime hours can be worked at 1.5 times the normal rate. लो, ये पॉइंट तो हमने कोरिलेट ही नहीं किया भाई। सुनिए, हमने टोटल लेबर आवर्स कितने फाइंड आउट किए, 10,000, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कहता है, जो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास अवेलेबल है वो 8,000 है, 8 आवर्स पर शिफ्ट के अकॉर्डिंगली, और बकाया जो आवर्स होंगे रिमेनिंग वो ओवर टाइम। स्टैंडर्ड आवर्स के एंगेज में सिर्फ बेसिक रेट पे करते हैं, और ओवर टाइम्स के एंगेज में
वो बेसिक रेट भी पे करते हैं और ओवर टाइम प्रीमियम भी। अब यहाँ एक स्टेप मुझे और आगे बढ़ना है, ये देखो मैं क्या करूँगी, मैंने ये काम करना है, इसमें से स्टैंडर्ड आवर्स 8000 सेपरेट कर लेने, 8000 के लिए मैंने बेसिक रेट पे करना है जो कि कितना है 220, और जो ओवर टाइम के आवर्स हैं वो रिमेनिंग हो गए, वो कितने हैं 2049.7। इन पे कितना रेट पे करना है, लाइन दोबारा से पढ़ो, क्या कहता है, बेसिक रेट का 1.5 टाइम्स, तो ओवर टाइम के जो आवर्स होंगे बेसिक रेट का 1.5 टाइम्स पे करके मल्टीप्लाई करोगे, ये लेबर कॉस्ट 8000 आवर्स की आएगी, ये लेबर कॉस्ट एडिशनल आवर्स की आएगी, इन दोनों को सम अप करोगे, ये आपके पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, क्लियर हुआ? अच्छा, अब एफओएच में भी ऐसा ही करने का कह रहा है। लास्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द ओवर टाइम आवर्स overhead would be 1.25 times of the normal rate। अब इस क्वेश्चन में मैंने बेटे FOH भी ऐसे फाइंड आउट कर, कैसे मैंने फाइंड आउट करना है, टोटल आवर्स है मेरे पास 10,049.7, इसमें स्टैंडर्ड आवर्स मैंने सेपरेट कर लेने और ओवर टाइम के आवर्स को मैंने अलग कर लेना। जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं इनके लिए बेसिक रेट यूज करना है, किसका, अब लेबर कॉस्ट का गलती से मत यूज कर लीजिएगा, मैं इस वक्त लेबर कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रही, मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ FOH। तो FOH का बेसिक रेट जो कि आपने मुझे कैलकुलेट करके दिया, वो कैसे कैलकुलेट करके दिया, 30,000 डिवाइडेड बाय 200, कितना आ रहा था, तो जो बेसिक आवर्स हैं उनको अब हमने 150 से मल्टीप्लाई करना, और जो ओवर टाइम आवर्स हैं क्या कहता है, बेसिक रेट का 1.25। अब ये देखो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, 8000 आवर्स की FOH कॉस्ट, ये एक्स्ट्रा आवर्स की FOH कॉस्ट, टोटल किया FOH। नाउ क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। क्या पाइलअप हो सकता है? इसकी वर्किंग को नोट करें, बल्कि पिक ले लें टू सेव द टाइम, और घर जाके आपने कंप्लीटली इन आइसोलेशन बैठ के विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ माय सॉल्यूशन, ये बुक सॉल्यूशन खुद ट्राई करना है और एक एक पॉइंट रिपीट करना। टाइम जो सेव होगा हम उसमें एक और क्वेश्चन इसी तरह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। Do you have taken the pic? It's okay, no need to note it, हमारा क्लास का बेटे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसी तरह 100% अटेंशन के साथ, मैंने इसकी 3 to 4 एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करवानी है, उसका बेनिफिट ये होगा, चैप्टर भी रिवाइज और बहुत सारे चैप्टर्स की हेल्प। कम टू कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे पहले, अगेन द सेम रिक्वायरमेंट, फिर से बेटे हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है, और इसमें इस दफ़ा जो प्रॉफिट लेना है 30% ऑफ प्राइस का लेना है, मतलब मार्जिन। प्राइस का 30%, कौन सी प्राइस, सेल प्राइस होती है भाई, तो प्राइस का 30% आपने इसमें सेल प्राइस को 100 लेना है, कॉस्ट प्रॉफिट 30%, तो कॉस्ट कितने परसेंट हुई, 70%। पढ़ते हैं भाई इंफॉर्मेशन। Smart Processing Limited is considering to sign a contract for manufacturing 10,000 auto parts for a large automobile assembler। इसमें फिर से यूनिट्स उसने सेम कर दिए, 10,000 parts would be produced in batches of 500 units, batch size। अगर एक बैच में 500 यूनिट आपने प्रोड्यूस करने और टोटल 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन होनी है, तो कितने बैचेस में कंप्लीट, हाउ मच, 20। आपके प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैचेस कितने थे, 100, यहाँ नंबर ऑफ बैचेस चेंज हो गया और कितने, 20। और यहाँ पे भी उसने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको फर्स्ट बैच की कॉस्ट दी हुई है। फर्स्ट बैच की मटेरियल कॉस्ट है बेटे आपके पास 1,35,000, सेकेंड और उसमें लेबर कॉस्ट है 2,25,000, और फर्स्ट बैच के आवर्स चाहिए थे लर्निंग कर्व इफेक्ट के लिए, वो उसने दिए में
1500। आर्ट्स की बेस पे रेट कैलकुलेट करो, जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो फॉरन से पहले सॉल्व किया करो। 225,000 ओवर 1500 लेबर का बेसिक रेट 150 पर आवर, और एफओएच का रेट उसने कितना दिया हुआ है 120, और वो भी लेबर आवर्स बेस्ड है, और टोटल एफओएच कॉस्ट आपको वेरिएबल गिवन है 1,80,000। सेट अप कॉस्ट दी हुई है और वो पर बैच है। टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई करके, और नंबर ऑफ बैचेस कितने 20। फिक्स कॉस्ट की तरफ आइए। फिक्स कॉस्ट में है एक तो डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर द प्रोजेक्ट 45,000, और एक एलोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ओवरहेड 24,000। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट ऐड करना है, बाकी क्वेश्चन पढ़ लें, वो फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे डिटेल में बताती हूँ। और इस तरह उसने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके फर्स्ट बैच की टोटल कॉस्ट आपको बताइए 6,49,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहता है सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच सब्सीक्वेंट बैच। पहले बैच की सेटअप कॉस्ट कितनी थी 40,000, और हर बैच की आपने 5% कम करते जानी है, तो सेकंड बैच की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? 5% कम करने का मतलब 95% पे ले आओगे, कितना हो जाएगा भाई 38,000। थर्ड बैच का टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे? मजीद 5% कम कर लोगे, लेकिन ये कमी कब तक होनी है, इसकी एक लिमिटेशन होती है। However, there would be no further reduction from fifth batch onward। फिफ्थ बैच से ऑनवर्ड टाइम रिड्यूस नहीं होना, पहले 4 बैचेस में टाइम रिड्यूस होना है, ऑनवर्ड रिड्यूस नहीं होगा। ऑनवर्ड बैचेस पे कितनी सेटअप कॉस्ट होगी? सेटअप कॉस्ट टेकन बाय फिफ्थ बैच। ओके, इस तरह आपने 10 बैचेस की ये कॉस्ट फाइंड आउट करनी। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 90% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 8 बैचेस ओनली। जी, ये भी अब आपको आइडिया है बहुत अच्छे से। 10 बैचेस के लिए पहले 8 बैचेस पे लर्निंग कर्व इफेक्ट है, उसका टाइम अलग से कैलकुलेट होगा। बाकी 2 बैचेस का टाइम टेकन बाय 8th बैच वो अलग से फाइंड आउट होगा। और 90% उसने रेट भी बता दिया, और उसमें बेटे आपको उसकी फैक्टर की वैल्यू भी बता दी कैलकुलेट करके -0.152। सेटअप कॉस्ट भी इजीली आ जाएगी, लर्निंग कर्व का इफेक्ट दोगे आपके पास आवर्स आ जाएंगे, रेट से मल्टीप्लाई करोगे लेबर कॉस्ट आ जाएगी, एफओएच के रेट से मल्टीप्लाई करोगे आवर्स, वेरिएबल एफओएच भी आ जाएगी। यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या है देखो बेटे, शुड आई रेज द बोर्ड? एक कॉन्सेप्ट होता है और ये आपके सिलेबस में 100% इंक्लूड है, उसका 10% मुझे आपको यही बताना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपने कंफ्यूज रहना है। हमारे सिलेबस का ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्ट पे बेस करती है। अब ये रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट का वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया रिलेट कर लेने से। एक ऐसी कॉस्ट जो रिलेट करे किससे? हमारे डिसीजन से, मतलब हमसे रिलेट करे, जो हम पर डिपेंड करे, जिसपे हमारा कंट्रोल हो। हम चाहे तो वो कॉस्ट इंकर्ड हो और हम चाहे तो वो इंकर्ड नहीं होगी। हम कैसे चाहेंगे? अगर डिसीजन यस होगा तो वो कॉस्ट इंकर्ड होगी, हम नो कहेंगे तो वो कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ये तो इसके वर्ड मीनिंग हो गए। बुक रेलेवेंट कॉस्ट को कैसे डिफाइन करती है? बुक कहती है फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। एक ऐसी कॉस्ट जिसमें ये 3 करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, और जिसमें ये 3 करैक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी वो इररेलेवेंट कॉस्ट होगी। अब ये 3 करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फ्यूचर कॉस्ट, एक ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में पे की जाएगी, डिपेंड ऑन अस, कि हम डिसीजन को ऑप्ट करेंगे तो ये कॉस्ट होगी, नो कहेंगे तो ये कॉस्ट नहीं होगी। इसके ऑपोजिट जो एक्सपेंसेस हम पास में पे कर चुके,
डोरेमोन के अलावा कोई और पास्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो हम माजी में जा नहीं सकते, और जो पास्ट में एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो पास्ट कॉस्ट वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगी, इसलिए पास्ट कॉस्ट इररेलेवेंट होगी और फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्रीमेंटल। एक ऐसी कॉस्ट जो बिकॉज ऑफ योर डिसीजन फ्लक्चुएट कर जाए। चले भाई, मेरा एक्टिविटी लेवल का डिसीजन है, मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैं 80% कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए पहले प्रोडक्शन करी थी और अपने कस्टमर की डिमांड को मीट करी थी। अब मैंने कहा जो मेरी रिमेनिंग 20% की कैपेसिटी इसको भी यूज़ किया जाए, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए जाएँ, ज़्यादा बेचे जाएँ। बताओ, जब एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करोगे कौन सी कॉस्ट चेंज होगी, कौन सी चेंज नहीं होगी? वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, वो रेलेवेंट है। फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, रेलेवेंट है। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक कैश फ्लो बेस्ड। ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश फ्लो बेस्ड होंगे, जिनके केस में फ्यूचर में कैश इन्वॉल्व होगा, वो रेलेवेंट, और जिनके केस में कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, इररेलेवेंट। और नॉन कैश एक्सपेंसेस के नाम से जिनको आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, पढ़े हुए, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस। प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेते हैं, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस डेफिनेशन के क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, इसलिए वो क्या होंगे? इररेलेवेंट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो क्या एक्सेप्शंस हैं उनको समझने के लिए मैं यहाँ एक कंपैरिजन चार्ट बना रही हूँ। पहले तो इन्हीं 3 पॉइंट्स की बात को मैं रिपीट करूं तो हमने कहा फ्यूचर कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट। और इसके ऑपोजिट पास्ट कॉस्ट क्या है? और पास्ट कॉस्ट को हम संक कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए हमने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट में क्योंकि इंक्रीमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, ये रेलेवेंट है, और इसके ऑपोजिट फिक्स कॉस्ट क्या है? इररेलेवेंट है। उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए हमने कहा कैश फ्लो बेस्ड एक्सपेंसेस रेलेवेंट और नॉन कैश एक्सपेंसेस इररेलेवेंट। और आपके सिलेबस में नॉन कैश एक्सपेंस एक ही देगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि आईटीए में ना अभी तक बच्चों ने प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं पढ़ा हुआ होता। फार 1 में तो पढ़ लिया, चले। तो अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि रेलेवेंट कॉस्ट इररेलेवेंट हो सकती है और इररेलेवेंट कॉस्ट रेलेवेंट भी डिक्लेयर हो सकती है। हाउ इट इज पॉसिबल? इन तीनों डेफिनेशन की ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारे पास एक्सेप्शंस है। कैसे? ये देखो, मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए आपसे कहा कि जो फ्यूचर कॉस्ट है वो क्या है? लेकिन ये इररेलेवेंट भी हो जाती है अगर आपने इसकी बिजनेस में कमिटमेंट कर ली हुई है। बिजनेस की कमिटमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब आपने कोई भी एक्सपेंस, कोई भी ट्रांजैक्शन करने का प्रॉमिस कर लिया, इन फ्यूचर तो होगा लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकोगे, वो आपके दायरे इख्तियार से निकल जाएगा, आपके लिए अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, और जब वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा वो रेलेवेंट नहीं होगा। तो अगर फ्यूचर कॉस्ट के साथ उसने लिख दिया कमिटेड का वर्ड, कमिटेड फ्यूचर कॉस्ट, फिर क्या होगी? इररेलेवेंट। हाँ जी, यहां तक क्लियर? आगे बढ़िए। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है रेलेवेंट कॉस्ट की वो क्या है? इंक्रीमेंटल। मैंने इंक्रीमेंटल की बेस पे डिसीजन क्या लिया? मैंने कहा वेरिएबल में इंक्रीमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो रेलेवेंट, और वो हमेशा रेलेवेंट होती है। फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए उसको मैंने कहा इररेलेवेंट, लेकिन ये रेलेवेंट हो सकती है। रिकॉल चैप्टर नंबर 3 एलोकेशन अपॉर्शनमेंट, डू यू रिमेंबर? वहां मैंने क्या बात करी थी? एफर्ट 2 तरह की होती है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जर्नल
जो आपके डिसीजन पे बेस नहीं करती, कॉमन है, जिसकी एलोकेशन अपोर्शनमेंट वगैरह होती है। लेकिन जो स्पेसिफिक एफओएच होती है वो क्यों स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक का मतलब है स्पेशल है, जो बिकॉज ऑफ योर डिसीजन है वो स्पेशल है। और जितने भी स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं उनकी नेचर भी डायरेक्ट हो जाती है और वो आपके डिसीजन के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। तो अगर उसने फिक्स्ड एफओएच के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये जनरल फिक्स एफओएच है और वो इररेलेवेंट। लेकिन अगर उसने आपकी फिक्स कॉस्ट के साथ लिख दिया स्पेसिफिक या उसने लिख दिया स्पेशल फिक्स कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगी? रेलेवेंट। फिर आपने स्टेप फिक्स कॉस्ट भी पढ़ी हुई है। एक स्पेसिफिक एक्टिविटी रेंज तक वो कांस्टेंट रहती है, उसके बाद बढ़ती है और दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। वो जो उसका स्टेप अप पोर्शन है वो भी रेलेवेंट। स्टेप अप फिक्स कॉस्ट, अगर इनमें से कोई उसने वर्ड यूज किया हुआ है फिक्स कॉस्ट के साथ तो वो क्या होगी? रेलेवेंट। कुछ नहीं लिखा, एलोकेटेड लिखा, अपोर्शनड लिखा, जनरल लिखा, कुछ भी लिखा तो वो कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट होगी? इररेलेवेंट। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की भी एक्सेप्शन है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? कैश फ्लो। उसको फॉलो करते हुए हमने डेप्रिसिएशन को क्या बोला? इररेलेवेंट। लेकिन ये भी इररेलेवेंट हो सकती है सिर्फ एक सिचुएशन में। नॉर्मली आप कस्टमर ओरिएंटेड हो या मैस प्रोडक्शन कर रहे हो, सबके लिए एक जैसी चीज बना रहे हो। आप ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर चुके हुए हो, जो ऑलरेडी नॉन करंट एसेट आप एक्वायर कर चुके हुए हो, उसको यूज करते हुए तमाम कस्टमर के ऑर्डर के लिए वही नॉन करंट एसेट यूज हो रहे हैं, तो वो नॉन करंट एसेट जर्नल पर्पस यूज के लिए हो गए, उनकी डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट। लेकिन आपको किसी ऐसे कस्टमर ने अप्रोच किया, उसने कोई डिफरेंट चीज बनाने के लिए कह दिया, उसके लिए पुरानी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो सकती, मुझे स्पेसिफिकली एक नई मशीनरी चाहिए जस्ट टू कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ दैट कस्टमर। अब वो मैं नॉन करंट एसेट कैसे एक्वायर करूंगी? दो तरीके, या तो मैं रेंट पे लूंगी क्योंकि वो मुझे रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए, तो मैं इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, मैं रेंट पे लेके यूज करूंगी। तो फिर रेंट तो पर मंथ मैंने फिक्स देना है, वो रेंट नॉर्मली जर्नल फिक्स कॉस्ट है और वो इररेलेवेंट है, बट रेंट में पे करी हूं स्पेसिफिकली उस कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए जिसकी मैं रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हूं। तो वो रेंट जो होगा आपके नॉन करंट एसेट का, उसे हम हायरिंग चार्जेस कहते हैं, हायरिंग चार्जेस ऑफ नॉन करंट एसेट, वो रेलेवेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे रेंट पे नहीं मिल रहा, मैं खुद खरीदूंगी, उस कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करके बेच दूंगी। अब स्पेसिफिकली उस कस्टमर के लिए अगर आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया तो फिर उसके हायरिंग चार्जेस तो नहीं होंगे, उसकी डेप्रिसिएशन रेलेवेंट हो जाएगी। सिर्फ डेप्रिसिएशन उस नॉन करंट एसेट की रेलेवेंट होती है जो स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट के लिए, उस डिसीजन के लिए आपने परचेज किया होता है। तो भाई फिर डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट स्पेसिफिकली परचेज्ड, उसकी डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट होने की बजाय क्या हो जाएगी? रेलेवेंट। यहां तक बात को समझे? इसके अलावा भी रेलेवेंट कॉस्ट में कुछ पॉइंट्स और होते हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, अपॉर्चुनिटी बेनिफिट होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, उसकी हमें इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, रेलेवेंट चैप्टर में जाएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन मिनट। बहुत जो भी बहुत एक रेयर केस है, अगर उस केस में अगर हम यूनिट बना रहे हैं तो हम यूनिट बेस्ड डेप्रिसिएशन करते हैं, तो वो रेलेवेंट होगी या जनरल? यूनिट बेस्ड है, पर यूनिट है, हर वो चीज जो पर यूनिट कांस्टेंट है उसका बिहेवियर वेरिएबल हो गया तो वो तो वैसे ही रेलेवेंट हो गई। ठीक है, चलें भाई, अब आइए जरा, जितना आपने समझा है मैं फिर से बता दूं, रेलेवेंट कॉस्ट की ये जो है कैटेगरीज कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मुझे वो फर्दर कैटेगरीज इस चैप्टर में नहीं चाहिए और हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, वो मैं उस चैप्टर में जाके रेलेवेंट कॉस्ट के नाम पे कंप्लीट चैप्टर है वहां डिस्कस करूंगी। इस क्वेश्चन की तो वापस आइए, मैंने क्यों इतना डिस्कस किया। पेज नंबर 127, फिक्स कॉस्ट दो तरह की दी हुई है,
एक तो है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब स्पेसिफिकली आपने एसेट परचेज किया फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो इसकी डेप्रिसिएशन क्या है? अगर वो सिंपल डेप्रिसिएशन लिखता तो आपने एज्यूम करना था उन एसेट्स के जो ऑलरेडी परचेज होके तमाम कस्टमर के ऑर्डर के लिए यूज हो रहे हैं, तब डेप्रिसिएशन क्या होती? इररेलेवेंट, फिर छोड़ देना था। फिक्स कॉस्ट की एक और कैटेगरी है, साइलेंट प्लीज। फिक्स कॉस्ट की एक और कैटेगरी है एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स। एलोकेशन का वर्ड यूज किए फिक्स कॉस्ट के साथ, तो ये कौन सी होगी? इररेलेवेंट। इसलिए अगर कोई इररेलेवेंट फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इग्नोर दैट, वो है ही नहीं है। तो अब आप जब सोल्यूशन पढ़ोगे तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है कि सोल्यूशन में उसने 24,000 की कॉस्ट नहीं ली, 45,000 की क्यों ली है? रीजन इज दिस। ठीक है, अब मुझे बताइए दोनों कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हो जाएंगी? और मैंने प्रैक्टिस के लिए पैटर्न क्या गाइड किया हुआ है, वो रजिस्टर बना रहे हो? What new point you have learned from comprehensive example number 1? What new point you have learned from comprehensive example number 2? ये साथ साथ लिखना है, ठीक है? तो उसके बाद पास पेपर्स का अपनी बुक के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न के पूछता है, किसी और ऑथर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बुक और पास पेपर मोर देन इनफ है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।